क्या भारतीय जनता पार्टी को जमीनी हकीकत मालूम नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह लग रहा है कि चुनाव आएंगे और हम कोई सूर फूंकेंगे और उसके कारण जो है हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। वो जानते ही नहीं जमीन के ऊपर क्या चल रहा है। सरकार करप्शन को लेकर गंभीर है और बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है, मगर यह भी वक्त की एक सच्चाई है कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपने नुमाइंदों से बात करने का और अपने मुद्दे और अपने मसले हल कराने का मौका मिलता है। यहां आप ऑनलाइन प्रक्रिया और बाकी सारी प्रक्रियाएं तो हैं, लेकिन लोग अपनी बात किसी को सुनाना चाहते हैं। लोग अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। ये बिल्कुल बात साफ है। आज जो कुछ हुआ, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने एक जगह भाषणबाजी की और उस भाषणबाजी में आरोप युवा राजपूत सभा की बात की और कहा कहां है युवा राजपूत सभा। उनका वो वीडियो वायरल भी हो रहा है और उसमें उन्होंने 2-3 और टिप्पणियां कर डाली। एक तो उन्होंने ये कहा कि युवा राजपूत सभा कहां पर है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि किसी के कहने पर वहां चले गए, और फिर आरोप पैसे को लेकर लगाए और अन्य कई और आरोप उन्होंने लगाए। हालांकि उन तमाम बातों का खंडन खुद कविंद्र गुप्ता ने किया है, लेकिन उसके बाद युवा राजपूत सभा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। युवा राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बातें साफ कर दी। उन्होंने कहा अब तक तुम सुन रहे थे, लेकिन अब हम नहीं सुनेंगे, और कल से उन्होंने दोबारा से टोल प्लाजा के लिए आंदोलन करने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि हम टोल प्लाजा जब तक उखड़ेगा नहीं तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन्होंने एक और चीज कही कि ये जितने भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि युवा राजपूत सभा इस समय जम्मू संभाग की नुमाइंदगी करने का काम कर रही है। यह बयान युवा राजपूत सभा ने दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नेताओं को अपने क्षेत्रों में जाकर लोग ये नहीं बताते कि लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या बीजेपी के नेता लोगों से नहीं मिलते, या बीजेपी के नेताओं को यह लग रहा है कि जिस समय चुनाव आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, वो उनको आकर चुनाव जितवाएंगे? अगर ये सब कुछ बीजेपी के नेताओं के जहन में है और उनको लगता है कि इसी तरीके से उनकी राजनीति आगे बढ़ सकती है, तो फिर बहुत अफसोस की बात है। ये बात समझनी होगी बीजेपी को कि अगर हम पूरे देश का भ्रमण करें और पूरे देश पर नजर दौड़ाएं तो हमको ये पता चलता है कि बीजेपी की एक समय 21 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राज्य खिसकते जा रहे हैं। क्यों खिसक रहे हैं, किस लिए खिसक रहे हैं? इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए था, इस पर सोच विचार होना चाहिए था। जनता किसी एक मुद्दे के ऊपर या किसी एक विषय के ऊपर एक समय तक वोट देगी, उसके बाद जनता ने आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों और परेशानियों को लेकर वोट करना है। और जब आपको जनता के बीच में जाना है, आपको जनता के गुस्से का, जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। जम्मू का कोई भी बड़ा मुद्दा हो, आप पीछे से बात करें, आप किसी को समर्थन दे दें, वो एक अलग बात है, लेकिन मुद्दों के ऊपर बात करना ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। यही वो भारतीय जनता पार्टी थी 2014 से पहले। छोटे से छोटा मुद्दा, छोटे से छोटे मुद्दे के ऊपर जब भाजपा आंदोलन करती तो वो आंदोलन सफल हुआ करता था, उस आंदोलन के नतीजे निकला करते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेबसी और बेकसी का आलम यह है कि वो बात करना भी चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं पाते, और जहां पर वो बात करते हैं वहां पर कोई न कोई नया बवाल खड़ा हो जाता है। बवाल इतना बड़ा था, इसी बवाल के चलते आप जानते हैं कि मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने इस बात का खंडन किया, क्लैरिटी दी, साफ सफाई दी और कहा कि जो कुछ मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कथन कुछ और था, लेकिन जो सामने आया है वो बिल्कुल कुछ और आया है। काट काट कर वीडियो तैयार की गई है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाने के लिए कि वो एक वर्ग विशेष और एक समुदाय विशेष के खिलाफ है। ये बातें उन्होंने कही। लेकिन टोल प्लाजा का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो या अन्य कोई और भी जम्मू का मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर जम्मू कश्मीर का आम नागरिक अपनी एक लोकतांत्रिक आवाज चाहता है। वो चाहता है कि उनकी बात कोई सरकार के समक्ष रखे, वो चाहता है कि उनकी बात कोई सरकार के सामने रखे और सरकार को बताए कि वो किन दिक्कतों और किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
और होता भी यही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को इस बात की इजाजत है कि वो अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं। स्मार्ट मीटरों का जहां तक मुद्दा है, सरकार को स्मार्ट मीटरों को लेकर सबसे पहले आम जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, आम जनमानस से बात करनी चाहिए थी और उसके बाद जाकर स्मार्ट मीटरों को जम्मू संभाग में या कश्मीर संभाग में लगाने का काम करना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार ने ऐसा नहीं किया, उसके बाद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्मार्ट मीटर का मुद्दा कुछ हद तक तो ऐसा लगता है कि बैक बर्नर में चला गया है, लेकिन अभी भी लोग बिलों को लेकर परेशान हैं। टोल प्लाजा को लेकर आप ऑलरेडी जानते हैं कि लोगों के मन में और लोगों के मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है। एक किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो राजनीतिक दल ये समझे कि आम जनता के बीच में क्या चल रहा है। आप किसी एक हीरो के और आप किसी एक बड़े चेहरे को आगे रखकर कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे? अगर एक बड़ा चेहरा आपको चुनाव जितवा सकता होता तो कर्नाटका में फिर आपकी हार नहीं होती, महाराष्ट्र में आप लोगों को सरकार तोड़कर नई सरकार बनानी नहीं पड़ती, मध्य प्रदेश में आपको सरकार तोड़कर सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य कई और राज्य हैं जिन राज्यों में जब आप आंकड़े देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नियरली वाला मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। ये नियरली वाला मामला क्यों होता जा रहा है? प्रधानमंत्री इतना बड़ा चेहरा है, नेशनल लेवल के ऊपर उनके मुकाबले में इस समय कोई नजर नहीं आ रहा। और 2024 के चुनाव को लेकर भी जितने आंकड़े और जितने सर्वे आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व किया, उसे पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। ये सब कुछ बीजेपी को लोकसभा के लिए तो फायदा दे सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के नेतृत्व को यह लगता है कि यह सब उनको राज्य के लेवल पर, केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पर मदद करेगा, तो ये उनकी भूल है। उन्हें अगर लगता है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं डालेंगे, उन्हें लगता है पीडीपी को जम्मू संभाग में वोट नहीं पड़ेगा, अन्य किसी दल को वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन इतिहास जब आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब लोग अपना नेता चुनने पर आते हैं तो निर्दलियों को जितवाकर वो असेंबली पहुंचा देते हैं और बड़े बड़े ताकतवर नेताओं को वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में जब भी असेंबली के चुनाव होंगे, आगे म्युनिसिपैलिटी के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, ये सब चुनाव भी आपको आईना दिखाने के लिए काफी हैं। आप जनजागरण करके या किसी एक मुद्दे के ऊपर लोगों को जोड़कर वोट उनसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम लोगों को लेकर, आम लोगों की सेंसिटिविटीज को लेकर भाजपा के नेतृत्व को और ज्यादा सजग, और ज्यादा सुलझा हुआ, और ज्यादा समझदार होने की जरूरत है। ये बात भी समझने की जरूरत है कि जितने भी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक सर्वे स्ट्रेट लाइन ने भी करवाया है, उस सर्वे में टेबुलेशन हो रहा है, थोड़ा वक्त और लगेगा। हम आपको पार्टी पोजीशंस भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस पायदान पर खड़ी है। लेकिन अगर इस समय भी बिल्कुल सर्वे के इनिशियल रिजल्ट्स में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के जितने भी प्रकरण होंगे, उनका नतीजा ये निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस में भी कुछ आपने देखा होगा, पिछले दिनों कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता चले गए। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि जनता जब मन बना लेती है कि उन्हें व्यवस्था को परिवर्तित करना है, तो जनता फिर व्यवस्था को परिवर्तित करके रहती है। जनता को मालूम है कि उन्हें किस तरीके से परिवर्तन लाना है। अगर जनता मुद्दों को लेकर परेशान है तो आप कतई ये न सोचें कि आप किसी बड़े चेहरे को लाएंगे, खड़ा करेंगे और जनता कहेगी कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं कि आप जिस समय हम परेशान थे आप उस वक्त कहां थे, हम फिलहाल इस बड़े चेहरे को देखकर वोट आपको देंगे। ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री की छवि, गृह मंत्री की छवि और केंद्र सरकार की छवि भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अगर राज्य स्तर पर, केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर भाजपा के नेतृत्व को ये लगता है कि वो चुप रहकर, खामोश रहकर इसी तरीके से गाजे बाजे के साथ अपनी बारात को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है, वैसा होना संभव नहीं है। और एक और चीज, जम्मू संभाग में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में न जाने लोगों को कहां से ये पता चलता है कि फलां की फंडिंग हो गई, फलां की फंडिंग हो गई। हर जगह ये बात करना कि पैसे देकर ये कराया गया, पैसे देकर वो कराया गया, ये आपको पता कहां से चलता है? ये जानकारी आपको कहां से मिलती है? कौन लोग आपको ये जानकारी देते हैं? मैं बड़ा हैरान हूं। मैं इसलिए आज ये खुलकर बात कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब हमने शुरू किया तो शुरुआत का दौर मुझे याद है। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता
से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति ट्विटर के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चला रहा था। वो प्रोपेगेंडा ये चलाता सुबह शाम कि जनाब आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेट लाइन की फंडिंग कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि जनाब एक उस्ताद मोहल्ले के वकील साहब हैं, उन्होंने स्ट्रेट लाइन की फंडिंग कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि जनाब फला ने स्ट्रेट लाइन की फंडिंग कर दी। क्या आप जानते हैं आप 21वीं सदी में हैं? आप जानते हैं आप पारदर्शिता के दौर से गुजर रहे हैं? आप जानते हैं कोई भी किसी की अगर फंडिंग करता है, कोई भी किसी को अगर पैसे देता है, तो इसका हिसाब किताब तो आपके बैंक के खाते में रहता है। और क्या सरकार को नहीं पता कि किसके बैंक के खाते में पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन किसकी फंडिंग कर रहा है? ये क्या मानसिकता है? कुछ भी आपके मन में आ गया, आपने बता दिया और आपको पता चल गया, आपके सूत्रों ने आपको बता दिया, आपकी जानकारी है, आप जानते हैं। ये एटीट्यूड जिंदगी जीने का, जिस एटीट्यूड में आपको किसी भी आदमी को ब्रोबीट करना है, किसी भी आदमी की क्रेडिबिलिटी खराब करनी है, किसी भी आदमी की इमेज को नुकसान पहुंचाना है, तो लगा दीजिए आरोप, कभी एक तरह का कभी दूसरे तरह का। वो आरोप लगाने से जो है आपका काम, आपका मुद्दा जो है हल हो जाता है। उससे नुकसान किसका हो रहा है? क्या जम्मू संभाग का नुकसान नहीं हो रहा? कितने बड़े बड़े नेता जम्मू संभाग में आए और उन्होंने कितनी सारी एजिटेशंस को लीड किया। उसके बाद नेता कहां गए? उसके बाद उन तमाम नेताओं के ऊपर क्या आरोप लगाए गए और नतीजा क्या निकला? उससे कमजोर क्या कश्मीर हुआ, डोडा हुआ, भद्रवाह हुआ या जम्मू संभाग हुआ? इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। नेतृत्व अगर कहीं से भी मिल रहा है, उस नेतृत्व को और ज्यादा मजबूत करने की, उस नेतृत्व को और ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत है। लेकिन बजाय एक दूसरे को ताकतवर बनाने की, बजाय एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के, ये जो प्रवृत्ति हमारी है आरोप लगाने की, प्रत्यारोप लगाने की, और ये अलग अलग तरीके से, खासतौर पर मैंने आपको कहा कि पैसे को लेकर तो इतना मतलब मजेदार खेल है ना, कि जब आप इस खेल को सुनते हैं तो आप मतलब हैरान हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं आपकी, भाई कमाल हो गया, इतनी सारी फंडिंग हो रही है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं और वो फलां को फंड कर रही हैं, फलां को फंड कर रही हैं। जहां तक टोल प्लाजा का ताल्लुक है, टोल प्लाजा पर एजिटेशन शुरू कैसे हुआ, इसके जेनेसिस में जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई सड़क खराब थी। सड़क खराब होने के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये सवाल पूछना स्वाभाविक था कि भाई जब आपकी रोड ठीक नहीं है तो टोल क्यों हम आपको दें? क्यों नहीं पूछूंगा मैं ये सवाल? भाई मैं टोल देता हूं, रूटीन में टोल प्लाजा के ऊपर जाकर टोल देता हूं मैं, तो अगर मैं रूटीन पे टोल प्लाजा के ऊपर जाकर टोल दे रहा हूं तो फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? फिर क्या परेशानी है? टोल प्लाजा को लेकर मुद्दा उठाया गया, डिवकॉम ने उस मुद्दे को क्या कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया, कुछ एक राहत लोगों को उसमें मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की, और क्या जरूरत है इस तरह की बयानबाजी की, जिस बयानबाजी से समुदायों के दिल आहत होते हों, जिस बयानबाजी से समुदायों को लगता हो कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? क्या जरूरत है इस तरह की बयानबाजी की? बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी राजनीतिक दल इस बात को समझें कि आपने कल चुनाव में उतरना है, और जब आप चुनाव में उतरेंगे, जो आपका परफॉर्मेंस होगा, जो आपका कामकाज होगा, वही आपको चुनाव जितवाएगा। ये बात आप गांठ बांध दीजिए। जो पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का बयान है, जो कुछ उन्होंने उस बयान में कहा है, उन तमाम चीजों से उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, उन्हें परहेज करना चाहिए। और जहां तक जम्मू के मुद्दों का ताल्लुक है, ये जम्मू के मुद्दे नहीं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर संजीदा होने की, सेंसिटिव होने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। एक बात और बिल्कुल अंत में, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बिल्कुल अंत में करूंगा, वो बात यह है कि 5 अगस्त 2019 धारा 370 के अमेंड होने के बाद, अमेंडमेंट के बाद जितने भी कानून पूरे देश भर में हैं, वही कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू हैं। अब जो कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुके हैं, उन कानूनों को लेकर आपको संवेदनशील होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो पूरे देश में हो रहा है वही अब जम्मू कश्मीर में भी होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमको पसंद आए उस पर हम लोग ताली पीटेंगे, और कोई चीज हमको पसंद नहीं आती है हम उस पर कहेंगे जनाब ये हमको कबूल नहीं है। ऐसा नहीं होगा। जो देश भर में कानून है वही कानून अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। जहां तक रिलैक्सेशन का ताल्लुक है, जहां तक परिस्थितियों को परिवर्तित करने का ताल्लुक है या परिवर्तन लाने का ताल्लुक है, ये राजनेताओं का काम है, ये राजनीतिक लोगों का काम है, ये राजनीतिक दलों का काम है कि वो केंद्र सरकार के साथ बात करें। उनको अगर लगता है कि उनको कोई कंसेशन चाहिए,
उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ जम्मू कश्मीर बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से या राज्यों से अलग है, तो ये सारी बातें केंद्र सरकार के समक्ष रखी जा सकती हैं और उनसे कहा जा सकता है कि यहां पे हमको रिलीफ दीजिए, यहां पे हमको रिलीफ दीजिए, यहां पे हमको रिलीफ दीजिए। ये सारी चीजें संभव हैं, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। मगर 5 अगस्त 2019 के बाद ये किसी भी मामले को लेकर ये कहना कि जनाब अगर दिल्ली में है तो जम्मू कश्मीर में ना, यहां हालात अलग है ना, हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। अब जो पूरे देश में कानून लागू होंगे, स्मार्ट मीटर का जहां तक ताल्लुक है, स्मार्ट मीटर दिल्ली में है, स्मार्ट मीटर राजस्थान में है, स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगने हैं आहिस्ता आहिस्ता, और पूरे देश में स्मार्ट मीटर प्रीपेड होने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर कैसे अलग है, जम्मू कश्मीर क्यों अलग है? और उसके बाद एक और धारणा लोगों के मनों में कि जम्मू कश्मीर तो इतनी बिजली बनाता है, इस इतनी बिजली बनाने के बाद हम क्यों इतनी बिजली फीस दें? थोड़ा सा आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए तो आपको पता चलेगा कि देश में सबसे ज्यादा बिजली बनाने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, कई अन्य राज्य करते हैं, जम्मू कश्मीर कहीं नहीं है। वहां से थर्मल पावर आती है, उसी थर्मल पावर के जरिए हमारे जम्मू कश्मीर की व्यवस्था चलती है। तो इसलिए जहां तक इन मुद्दों को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, उनके नेताओं को, उनके लीडरों को इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना होगा कि आपके अपने परफॉर्मेंस, आपकी अपनी भाषा शैली, आपके अपने बयान और आपके अपने काम के कारण आपको असेंबली में लोग वोट देंगे। कतई भी ये मत सोचिएगा कि लोग किसी बड़े चेहरे को देकर आपको दोबारा से वो मैंडेट देंगे जो मैंडेट आपको 2014 में मिला था।